7th आज स्टार्ट करने वाले हैं 5th चैप्टर। इसका नाम है नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी अपनी पड़ोसी सुधाकर काका को देखने के लिए गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। सब पर एक जैसी सफ़ेद चादर और लाल कंबल थे। सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर पर्दे थे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पे दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर, ना मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बात करने की आवाज़, धीमी धीमी गुनगुनी, बाकी एकदम शांत। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिनंदन में सिर हिलाया और काका को दवाई खिलाई। नानी जी का काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या। नर्स के हाँ कहने पर उनके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या है ठाठ बीमारी के भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया। स्कूल जाना तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रज़ाई से निकला ही नहीं। नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया। मेरे सिर में दर्द है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रज़ाई में पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगा रहा। अब छोटे मामा नहाकर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने लगी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई है। अब सब चले गए। अब मैं घर में अकेला रहा। पता नहीं कब झपकी आ गई। तभी नाना जी आए। हो क्या गया है, क्या हो गया। बुखार आ गया है, मैंने कराहते हुए कहा। देखो नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ। पेट और कब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गईं। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए। मैंने कहा मुझे पता है, मैं घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो क्या देखेगा कौन। पर यहाँ खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर नहीं मिला। शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नानी जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा लेना। चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब अब नींद में गुपड़ू हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनिंग कर रहे हैं। तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं। महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आँच पे चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तार पर कितनी चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी। चाहे जितनी ऊब हो जाए, लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की, स्कूल की, दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया। लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला दी। अचानक मुझे भूख लगी। फल या साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लगी है तो वो क्या कहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी लो, या नानी जी से पूछने चली जाएंगी। वो कह रहे थे कि भूख लगी है, और फिर नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कह रहे थे। तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छे उपाय
उपाय है भूखा रहना, इससे सारे बेकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्ची लगे अमरूद खाते, कटर कटर फिर झपकी लग गई। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आँख जरा लगती भी तो खाने की चीज़ दिखाई देती। गर्मा गर्म कस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की टिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया सिर्फ होली दीपावली पर, पिंजरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। क्यों यह चीज़ें जब इच्छा हो तब क्यों नहीं बनाई जाती? कोई मना करता है? हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कैसे लेटा रहे। और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर में पड़ा क्या झक मार रहा हूँगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क दिए गए होमवर्क के लिए किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआशा हो गया। पास के कमरे में होती खटर फटर से आया हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया तो क्या 1 बज गया। अब बर्तन की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार फिर मुझे देखने नहीं आया भी तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया। वो खाना खा रहे थे, चबाने की आवाज़ आ रही थी। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर पूछा नहीं कि क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर तो मांगता ही, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे बेकार निकल जाएंगे। बेकार निकल जाएं बस, चाहें इस चक्कर में खुद ही शिकार हो जाऊं। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्ची तली गई हैं? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पाँव दरवाजे तक गया, चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्ची। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में ज़रूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। बुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ भी सान लिया है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न में पाँव पटकता रहा, वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे बेकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। स्वयं प्रकाशन हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियाँ बच्चे और बड़ों के दिलों को छू जाती थी। स्वयं प्रकाशन की कहानियाँ पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियाँ हैं, हमारे ही अनुभव में। उन्होंने लिखा कि उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया है। स्वयं प्रकाशन की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्होंने पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बात कर रहा हो। उनकी कहानी न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशा भी देती हैं। मात्रा और भाव, अगली किताब ज्योति रथ के सारथी, फिनिक्स आदि इनकी रचनाएं हैं।